जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चार्टर की सीरीज में आज हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक तक पहुंच गए हैं, विच इज 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की सीरीज में हम लोग जो है सेकेंड लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, अब 1935 है, इसके बाद 1947 हम लोग को पढ़ना होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा लंबा हो सकता है, जिन लोगों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने जो है इंडिया का मैप है, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने से पहले हम लोग इस चीज पे फोकस करते हैं कि भाई हाँ, टाइम पीरियड तक क्या कैसा सीन रहा होगा। देखिए ये जो पिंकिश सा एरिया दिख रहा है, ये सब का सब क्या है, प्रोविंसेस है। 1935 के पहले की पोजीशन है 1915 का है। देखिए ब्रिटिश टेरिटरी आपको पिंकिश एरिया का दिख रहा होगा, अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आपको ये कुछ चीजें दिख रही होंगी, क्लियर थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। और नेटिव स्टेट से मतलब प्रिंसली स्टेट्स, राजे रजवाड़े। आपको याद आ रहा होगा कि 1858 के विक्टोरियाज अनाउंसमेंट में बोला गया था कि भाई किसी भी प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर नहीं किया जाएगा। तो पॉलिटिकल डिवीजन यही है कि हमारे पास तीन तरीके का या चार तरीके का सिस्टम है। जैसे पहला एंटायर इंडिया, ये आपका पूरा एंटायर इंडिया हो गया, जिसके ऊपर जो है पूरा ब्रिटिश कॉलोनी है, ये हमारा पूरा का पूरा एंटायर इंडिया हो गया। ठीक, इसके ऊपर जो है आपका गवर्नर जनरल इन काउंसिल या उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल इसके ऊपर गवर्न कर रही होती है। ये आपका फेडरल सिस्टम रहा। प्रोविंसेस, प्रोविंसेस ये आपको पिंकिश एरिया में प्रोविंसेस दिख रहे होंगे, जैसे आपका ये मद्रास दिख रहा है आपको, है ना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है बॉम्बे, अभी आपको एक नया प्रोविंसेस दिख रहा है, ठीक, सिंध, ये भी आपको दिखाई देगा। ये पंजाब दिख रहा है, इसी तरीके से यूनाइटेड प्रोविंसेस दिख रहा है, तमाम तरीके के प्रोविंसेस दिख रहे हैं। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। कमीशन एरियाज वर ब्रिटिश बलूचिस्तान, जैसे क्या, जैसे मैंने आपको बताया था 1919 के एक्ट में कि वो एरिया जो कि प्रोविंसेस नहीं बनाए जा सकते थे, उतना बड़ा नहीं था, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे प्रोविंसेस बनाने में, उनको क्या किया इन्होंने, सीधे सेंट्रल के कांटेक्ट में रखा। अच्छा देखिए, अगर आप कमीशन एरियाज को देखेंगे तो बलूचिस्तान जो है ना, ये देखिए बलूचिस्तान, ये जो है फ्रंटियर एरिया पे आता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, एनडब्ल्यूएफपी भी इसको बोलते हैं। ये सब के सब बॉर्डरिंग एरियाज है। तो बॉर्डरिंग एरियाज को देखिए ब्रिटिश ने सीधे अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखा है। और आप देखिए कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में, चाहे आपका गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे इन्फ्लुएंस आपको दिखाई देता होगा, है ना। तो ये बॉर्डरिंग एरियाज है, इसलिए इनको ज्यादातर जितने भी बॉर्डरिंग एरियाज हैं इनको जो है डायरेक्ट कंट्रोल में अपने पास रखा। ठीक, जैसे आपका बलूचिस्तान हो गया। दिल्ली चूंकि कैपिटल है, अंडमान, अंडमान क्यों है, अंडमान से थोड़ा आगे जाके आपका मलक्का स्टेट पड़ता है, और वो ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है। और आज भी देख लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अंडमान निकोबार को यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल में रखती है। जैसे देखिए आपका गोवा है, यूनियन टेरिटरी है, आपका दिल्ली है, चंडीगढ़ है, कुछ यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरी जैसा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे 1919 के एक्ट से दिखने लगता है, हालांकि यूनियन टेरिटरी वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक, तो पॉलिटिकल डिवीजन यही कि एंटायर इंडिया जो है वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, कमिश्नर एरियाज में डिवाइडेड है, और प्रिंसली स्टेट वो 1858 के विक्टोरिया अनाउंसमेंट में बोला गया था कि हम किसी भी प्रिंसली स्टेट का मर्जर नहीं करेंगे। तो ये जितना भी ग्रेश एरिया आपको दिख रहा है सबका सब प्रिंसली स्टेट है। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया हो। किसी कोई डाउट? मुझे लगता है सभी को पता भी होगा। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अब देखिए इंडिया को गवर्न कौन कर रहा था 1935 के पहले, ठीक है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक, ये कहां पे, लंदन में है, और उसकी काउंसिल याद करिए 15 मेंबर। मैंने कल आपको बताया था इसका जो है ऑर्डर चेंज हो गया था, 8 to 12, मिनिमम 8 मैक्सिमम 12 हो गया था, याद आया आपको 1919 के एक्ट में। और आपको अच्छे से याद होगा इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1858 में हुआ था, जिसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। एट दैट टाइम पोजीशन ये थी कि 1/2 या हाफ मेंबर्स जो हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से आते थे, और रेस्ट मेंबर्स कहां से आते थे, वो आपका किंग एंड काउंसिल नॉमिनेट करते थे। ठीक, ओके, खुशी क्लियर आपको? ठीक, गवर्नर जनरल एंड वॉइसराय, गवर्नर जनरल जो वॉइसराय इंडिया में है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। यहां पे आपको याद है कि गवर्नर जनरल खुद प्लस कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्रोविंशियल स्टेट का एक खुद का जो है रिलेटेड प्रोविंसेस का हुआ करता था। 1909 तक मैंने बताया था रिलेटेड प्रोविंसेस का गवर्नर, लेकिन 1919 में इसको हटा दिया गया। ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो 6 मेंबर, तो ये पूरा गवर्नर जनरल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई। 1935 में आपने पढ़ा कि सेंट्रल लेवल को बाई कैमरल किया गया था,
द्विसदनी विधायिका, हिंदी में बोलते हैं द्विसदनीय विधायिका, द्विसदनीय विधायिका, ठीक है, जिसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी और काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में आपको अच्छे से याद है कि ये लोअर हाउस सॉरी अपर हाउस था और लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी लोअर हाउस था। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि लोअर हाउस के लोगों का टेन्योर 3 ईयर था। ये याद रखिएगा 1919 में लोअर हाउस का टेन्योर कितना है, 3 ईयर, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो टेन्योर कितना है, 5 ईयर। जरूर याद रखिएगा क्योंकि 1935 आपको फ्यूचर में भी जब मैं आगे बढ़ूंगा थोड़ी देर बाद, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जब आप 1919 और 1935 दोनों पढ़ लें और कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करें तब आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक, 1919 में प्रोविजन ये था कि भैया जो आपका लोअर हाउस है उसका टेन्योर 3 ईयर का है और काउंसिल ऑफ स्टेट का टेन्योर कितना है, 5 ईयर का। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल लेवल का प्रोविजन। अब गवर्नर प्रोविंसेस की बात करते हैं तो गवर्नर उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल जितने मेंबर चाहे वो उतना रखे, 2 3 5, डिपेंड करता था स्टेट के लेवल के ऊपर या उसके एरिया के ऊपर। जैसे आपका सेंट्रल प्रोविंसेस यहाँ पे भी हमको छोटा दिखाई देता है, लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया में देखेंगे तो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा स्टेट आपको एमपी दिखाई देगा, ठीक, यूपी दिखाई देगा। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हुआ करती थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको याद था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात की गई थी और यहाँ पे डायरकी थी, याद आ रहा है आपको, है ना, डायरकी में मिनिस्टर्स प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स, याद आया आपको, अभी तक यहाँ सबको क्लियर है, ठीक। कमिश्नर एरियाज की बात है कि भाई चीफ लोकल कमिश्नर एरियाज जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके कंट्रोल में रहता था। 1919 का एक्ट हमसे ये कहता है कि भैया इसके बारे में रूल्स बनाने का सारा राइट किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि आपको 1919 का एक्ट लगभग रिकॉल हो गया होगा और हम लोग आप आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आपका जो है 1935 का एक्ट ये आता है, इसमें 321 सेक्शंस हैं। कितने हैं, 321। हालांकि आज तक अभी तक ये पूछा नहीं गया, लेकिन हो सकता है क्योंकि 1935 के एक्ट के ऊपर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो है ब्रिटिश लेगेसी को हूबहू फॉलो किया या 2/3 ऑफ 1935 एक्ट को फॉलो कर लिया है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि उसमें कितने सेक्शन थे, 321 सेक्शन थे और 10 शेड्यूल थी। ठीक, आप लोगों का काम है आप याद रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ये आप लोग फ्यूचर में देखते रहेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये यहाँ पे एक डेटा है। ठीक, वही चीज अगर हम थोड़ा देखते हैं सेंट्रल लेवल पे, गवर्नर जनरल, उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, काउंसिल ऑफ स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली, गवर्नर जनरल खुद। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गवर्नर जनरल और उसके 6 मेंबर्स, वही चीज जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई है वही यहाँ पे बताया गया। तो 1935 के पहले क्या पोजीशन थी कि भैया यहाँ पे कोई भी फेडरल कोर्ट नहीं था। हाँ, हाई कोर्ट प्रोविंशियल लेवल पे हुआ करते थे। और हाई कोर्ट कब आए थे, खुशी बताइए, 1861 में हाई कोर्ट एक्ट पढ़ा था आपने, ठीक, बीए एलएलबी वाले जानते हैं, थोड़ा सा मैं बीए वालों को बता देता हूँ। हाई कोर्ट एक्ट जो था, दोनों ही बच्चे जानते हैं कि हमारे पास 1772 पे वारेन हेस्टिंग्स का जुडिशियल प्लान आया था जो कि सदर कोर्ट्स की बात करता है, सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत। इसमें गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही हेड हुआ करते थे दोनों में। और 1861 में क्या किया गया, और 1773 में आपका एक प्रोविजन आया कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर 1774 में आया, जो कि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 3 सुप्रीम कोर्ट की बात फ्यूचर में करता है। उसमें अमेंडमेंट हो जाता है 1786 के बाद, अमेंडमेंट 1781 जो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक आता है, उसमें बताया जाता है कि 3 सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच होगी। बाद में क्या होता है, 1861 में क्या आता है कि सदर दीवानी अदालत, ये आपका बॉम्बे का, बंगाल का, मद्रास का, बॉम्बे का, इसी तरीके से इलाहाबाद में भी सदर दीवानी अदालत का प्रोविजन हो जाता है, या सदर निजामत अदालत, इन दोनों को मिला दीजिए, सुप्रीम कोर्ट प्लस सदर कोर्ट्स को मिला दीजिए, तो 1861 में क्या बन गया, हाई कोर्ट है। ठीक, तो यहां पे हाई कोर्ट्स का प्रोविजन था 1935 के पहले, सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रोविजन नहीं था। आपको 1935 में एक फेडरल कोर्ट भी दिखेगा, यही फेडरल कोर्ट जो है प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का एंसेस्टर है, प्रेजेंट के सुप्रीम कोर्ट का एंसेस्टर यही फेडरल कोर्ट है, ना कि 1773 का सुप्रीम कोर्ट। क्या ये चीज क्लियर रहेगी आपको? ठीक, प्रोविंशियल लेवल की बात करते हैं तो प्रोविंशियल लेवल में जुडिशरी सिस्टम में क्या हुआ, हाई कोर्ट पहले से था, बिल्कुल था, अभी भी हाई कोर्ट रहेगा। अब हाई कोर्ट जो है किसके अंडर में आ जाएगा, फेडरल कोर्ट के अंडर में आ जाएगा। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया? लेजिस्लेटिव काउंसिल वही, सब कुछ वही है, कुछ बहुत नई चीज नहीं है। आई गेस आप लोगों को ये सब स्क्रीन में क्लियर हो रहा है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है ना?
कि लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोविंशियल लेवल भी हुआ करती थी, और वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की हम लोग याद करते हैं कि बस डायरकी थी, है ना, मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स, इनके बीच में सब्जेक्ट का डिवीजन था। ये क्या था, रिजर्व, और ये क्या था, ट्रांसफर्ड। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, यहाँ पे आपके दो बाई कैमरल हो जाएगा। आप याद करिए 1919 में प्रोविंशियल लेवल पे बाई कैमरल नहीं था, और किस पे था 1919 में, सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरल था। यहाँ पे कुछ स्टेट्स में, कुछ प्रोविंसेस में हमको बाई कैमरल दिखेगा, और कुछ स्टेट्स में यूनिकैमरल दिखाई देगा, ठीक है, कुछ स्टेट्स में हमको यूनिकैमरल भी दिखाई देगा, तो आगे हम लोग उन सबकी चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ, दूसरी चीज ये कि प्रोविंशियल पे डायरकी खत्म कर दी जाएगी, डायरकी जो है प्रोविंशियल लेवल पे खत्म कर दी जाएगी, टोटल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी जाएगी, टोटल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी जाएगी। ये सब क्यों हो रहा है, टोटल रिस्पॉन्सिबल क्यों बना रहे हैं, प्रोविंसेस को इतनी पावर क्यों दे रहे हैं, ये सब अभी हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में समझेंगे। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मोहम्मद अली जिन्ना है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस भी है, ठीक है, कि कांग्रेस क्या चाहती है, वो सब चीजें यहां दिखाई देगी। ठीक, हाँ, सेंट्रल लेवल पे जो है डायरकी चालू हो जाएगी। ठीक, 1919 में सेंट्रल लेवल पे डायरकी नहीं थी, 1935 में सेंट्रल लेवल पे डायरकी हो जाएगी। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा, ये चीजें कंफ्यूज करती हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको कंफ्यूज कर रहे हो, कि जैसे हमारे यहाँ बीए के सेकेंड ईयर के भी कुछ बच्चे ऐड हैं, तो उन्होंने इस चीजों को पढ़ रखा होगा, उनको ज्यादा डाउट नहीं हो रहा। ठीक, चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए 1919 में आपको याद है कि मॉन्फोर्ट रिफॉर्म जब आया, तो मॉन्फोर्ट रिफॉर्म के बाद तुरंत एक रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या कहता है, नो अपील, नो वकील एंड नो दलील, किसी की भी कोई भी अपील नहीं सुनी जाएगी, कोई वकील नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगा। हमने आपसे बात की थी कि हमने आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट किया है, उल्टा आपने हमारे लिए ऐसा रूल लिया है। ठीक, रॉलेट एक्ट के जस्ट अगेंस्ट जो है गांधी जी ने सत्याग्रह चालू कर दिया। ठीक, क्लियर है चीज। और इसी सत्याग्रह में एक जलियांवाला बाग मैसकर हो जाता है 13 अप्रैल 1999 को। ठीक, यहाँ पे लोग जो है इस नो अपील, नो वकील, नो दलील कानून के अगेंस्ट शांतिपूर्ण तरीके से जो है सत्याग्रह कर रहे होते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य के साथ किया गया आग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह का जो है इन्वेंशन कह सकते हैं, अन्वेषण कह सकते हैं शब्द का, ये किया था साउथ अफ्रीका में। गांधी जी शांति से वहां पे धरने में बैठ जाते थे, यहाँ पे भी शांति से धरना हो रहा था, और आपको याद है कि यहाँ पे जो है जनरल डायर ने लोगों के ऊपर गोली चला दी। नहीं याद है तो मैं आपको एक बताता चला जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। लोग नाराज हो गए, ठीक, कि भैया आपने जो है हमारे पीपल्स के ऊपर जो है सीधे सीधे गोलियां चला दी। जलियांवाला बाग आप भी जाइए तो वहां पे आज भी आपको दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान दिखाई देंगे। आप लोगों ने भगत सिंह मूवी भी देखी होगी। ठीक, जलियांवाला बाग मैसकर के बाद क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट। आपको मैंने 1919 के एक्ट में बताया था कि 1912 से 1913 के बीच में इटली और ऑटोमन तुर्क एम्पायर के बीच में लड़ाई होती है, और उसके बाद क्या होता है 1914 से लेके 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जैसे ही खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है, ऑटोमन तुर्क एम्पायर खत्म हो जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन के साथ साथ वहां के कैलिफ को भी खत्म कर दिया। ठीक, और वहां पे क्या होता है, एक मुस्तफा कमाल पाशा की टर्की में गवर्नमेंट आ जाती है, एक लिबरल गवर्नमेंट आ जाती है, एक लिबरल प्रोग्रेसिव मुस्लिम्स की गवर्नमेंट आ जाती है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। क्या आपको मेरी आवाज बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं लग रही है, आराम से समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चल रहे हैं, कोई भी बच्चा परेशान ना हो, स्पेशली हमारे बीए वाले बच्चे परेशान ना हो। जो गेस्ट अपीयरेंस है वो तो आदी हो चुके हैं इन सब चीजों के, खासतौर से खुशी और वैष्णवी, ठीक है। तो आप लोग जो है बीए वाले परेशान ना हो, क्योंकि आपको हिस्ट्री में बड़े आराम से एक एक चीजों के ऊपर हम डिटेल में चलेंगे। ठीक, हम यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, और मोटा भाई के शब्दों में, अमित शाह के शब्दों में बोले तो क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। ठीक, खिलाफत मूवमेंट जो आता है 1919 में, उसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि भाई हमें जो है खिलाफत मूवमेंट इंडिया में चालू होता है कि खलीफा को बहाल करो। जब खलीफा को बहाल करेंगे तो मुस्लिम्स को लगेगा कि भाई कांग्रेस या गांधी जी जो है वो हमारे बारे में सुनते हैं। देखिए ऑटोमन एम्पायर, सुल्तान ऑफ कैलिफ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, कि खलीफा को बहाल करने से क्या हो जाएगा, हिंदू अगर खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, या नॉन मुस्लिम मेजोरिटी खिलाफत मूवमेंट में अगर पार्टिसिपेट करती है, गांधी जी का ओपिनियन यहाँ पे ठीक दिख रहा है हमको। हाँ, एक अलग बात है, मोहम्मद अली जिन्ना का भी ओपिनियन इनको ठीक दिख रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि बाय सपोर्टिंग दिस खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया, आई कांट अंडरस्टैंड बाय सपोर्टिंग दिस खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया व्हाट वी वांट टू डू। हम करना क्या चाहते हैं भारत में इस खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके, हमारे यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं, वो तो टर्की का मामला है, हमें क्या करना।
लेकिन हाँ, क्योंकि मुस्लिम लीग में सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। आपने 1990 में देखा कि मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा भी कुछ रेडिकल मुस्लिम्स हुआ करते थे जो कि नाराज थे, ठीक है, ब्रिटिश से। इसलिए गांधी जी ने सोचा कि गांधी जी का एक्सपीरियंस भी साउथ अफ्रीका में गांधी जी को जो है मुस्लिम्स के साथ, साउथ इंडियंस के साथ, और जो है मतलब आप कह सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया का कोई भी ऐसा लीडर नहीं जिसका साउथ से कांटेक्ट हो। इवन आज भी कोई भी नॉर्थ इंडियन लीडर ऐसा नहीं जो साउथ को अपने कांटेक्ट में ला सके। मोदी जी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, वो आप लोग देखते हैं। राहुल जी भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं केरला में जाके, वो भी आप देखते हैं, ठीक। दोनों लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं, राइट। और साउथ इंडियंस इसी बात का प्रिविलेज भी उठाते हैं अपनी लोकल पॉलिटिक्स में, ठीक। तो गांधी जी एक ऐसे लीडर थे जो साउथ और नॉर्थ को दोनों को लेकर चलते थे। और इंडिया की जो दो मेजर रिलीजन है ना, विच इज मुस्लिम एंड नॉन हिंदूज, इनको जो है एक साथ लेने में केपेबल थे, ठीक। तो उनको लगा कि यहाँ पे अगर हम खिलाफत मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर ले, खिलाफत मूवमेंट अगर सपोर्ट करते हैं, और खासतौर से मेजोरिटी अगर खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करती है, तो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो एक डिस्क्रिमिनेशन, एक जो लाइन खींच कर दी है, इसने मॉरले मिंटो एक्ट ने 1909 के एक्सेप्टेड इलेक्टोरल सिस्टम ने, वो कुछ कम हो जाएगी। तो गांधी जी का यहाँ पे मोटिव गलत नहीं था, ठीक। फिर आपको याद आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आता है। फिर इसमें आपने देखा कि सेपरेट इलेक्टोरल आपको यहाँ पे सिखों के लिए भी दिखता है। फिर यहाँ पे आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन भी दिखता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का नॉमिनेशन भी दिखता है, और मुस्लिम्स के लिए 30 सीट्स भी रिजर्व हो जाती है। तो काफी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है कि जो कोशिश इस कम्युनल डिस्टर्बेंस को खत्म करने के लिए की गई, फर्दर 1919 के एक्ट के थ्रू जो है इंडियंस के बीच के मन को बांटने की कोशिश की। इसी को हिंदी में हम लोग आगे जाके देखेंगे, हम लोग बोलते हैं 1947 में मन बाटन प्लान। भारतीय बहुत आसानी से चीजों को आसान कर देते हैं। माउंट बेटन ने क्या किया, लोगों को, इंडिया के लोगों को डिवाइड कर दिया ना, तो मन बाटन प्लान भी इसको बोल देते हैं। वो आगे मैं बस बोलूंगा उस चीज, ठीक। फिर देखिए, गांधी जी की कोशिश ये थी कि खिलाफत मूवमेंट से हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता बन जाएगी, और हिंदू मुस्लिम एकता का हम लोग यूज कर लेंगे कहाँ पे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक। मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ पे तुरंत जो है इसका विरोध किया, और उन्होंने आईएनसी को रिजाइन दे दिया। मैंने आपको बताया था कि 1916 से लेके 1920 तक लीग और कांग्रेस का मर्जर हो चुका था। यहाँ से कांग्रेस से लीग अलग होती जाती, जिन्ना रिजाइन दे, ठीक। असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बस इतनी चीज है, गांधी जी ने बोला कि मुट्ठी भर अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते हैं, और अगर हम 5 सालों में, या 5 3 4 चीजों को टास्क लेके चले कि अंग्रेजों को हम टैक्स ना दें, अंग्रेजों के हम जो है स्कूल में ना पढ़ाई करें, और अंग्रेजों को, हालांकि टैक्स वाली बात कभी भी उन्होंने ओपनली नहीं बोली थी, गवर्नमेंट स्कूल्स में मत जाए, गवर्नमेंट जो है कोर्ट्स पे मत जाए, ठीक है। और स्वदेशी, है ना, जिसको तिलक ने यूज किया था कब, 1905 में, ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करें, तो जो है ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो है उनको नुकसान होगा। और शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, कोई भी यहाँ पे जो है वायलेंस का यूज नहीं करते। लेकिन चौरी चौरा कांड हो जाता है 4 फरवरी 1992 को, यहाँ पे वायलेंस का यूज हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, गांधी जी का जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टूट जाता है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी 12 फरवरी 1920 को विड्रॉ कर लेते हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई डाउट? उधर पैरेलल में खिलाफत मूवमेंट भी चल रहा होता है। खिलाफत मूवमेंट में क्या होता है कि देखिए, जो हमने कोशिश करी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो है गैप खत्म हो जाए, वो उल्टा बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है? देखिए, सीधी सी बात है कि खलीफा खलीफा जहां शासन करते थे, वहां पे दार उल इस्लाम था। दारुल इस्लाम ये कि जहां पे शरीयत लागू होती है। और इंडिया जो ऐसी जगह है जहां पे दारुल हर्ब हो चुका है ब्रिटिश के आने से, इसी बात को लेके जो है, जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के मुस्लिम्स हैं वो नाराज हैं, है ना। तो आप यहाँ पे दारुल इस्लाम प्रमोट करेंगे, क्योंकि आप खलीफा की अगर चर्चा करेंगे तो दारुल इस्लाम की प्रमोट करेंगे। जब दारुल इस्लाम की बात आएगी जहां पे शरीयत चलता होगा, तो कहीं ना कहीं जो नॉन मुस्लिम्स मेजोरिटी है उसके अंदर 1206 से लेकर 1757 तक का जो गुस्सा भरा हुआ है कि भैया हमारे ऊपर उन रूल्स को थोपा गया जिनको हम जानते भी नहीं थे, हमारे एंसेस्टर्स ने उनको फॉलो किया। तो ये कहीं ना कहीं जिस गैप को फिल करने के लिए लाया था, उस गैप को बढ़ा और दे रहा है। तो खिलाफत मूवमेंट में क्या होता था कि केरला में एक मोपला मोपला दंगे हो जाते हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता टूट जाती है। एट द एंड ऑफ 1924 खिलाफत मूवमेंट भी खत्म हो जाता है। इधर आपका 1990 या 1922 होना चाहिए, 1922, ठीक है। चौरी चौरा कांड भी हो जाता है, तो आपका जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी पूरी तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी पूरी तरीके से खत्म। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? बाउंस तो नहीं हो रहा है, आराम से आगे बढ़े। अच्छा, ब्रिटिश ने क्या किया 1927 में? देखिए, आपको याद आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में आया था,
और इसका इनेक्टमेंट 1921 में हुआ था, आपको अच्छे से याद आ गया होगा, आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था। और इसको 10 सालों के लिए लाया गया था। ठीक है, जिस दिन ये बिल पास हुआ, इनेक्टमेंट भले ही 1920 हो, जिस दिन ये पास हुआ उसके 10 साल बाद इसका रिव्यू होना था, मतलब 1929 में रिव्यू होना चाहिए था। लेकिन क्या हो जाता है, साइमन कमीशन बनाया जाता है इसका रिव्यू के लिए 7 सालों में। क्यों? आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको नो चेंजर के बारे में बताया था, ओ सॉरी, प्रो चेंजर के बारे में बताया था 1919 का एक पढ़ाते समय, जिसको बोलते थे कांग्रेस स्वराज पार्टी। ठीक, और जो जो प्रो चेंजर थे, इन्होंने बोला कि जो रिफॉर्म्स है ये हमको वो पावर नहीं दे रहे हैं, हमको जो है बजट पे डिस्कशन करने की पावर नहीं दे रहे हैं, हमको इकोनॉमिकल राइट्स नहीं दे रहे हैं। ऑल्दो जो है आपका जो है प्रोविंशियल लेवल पे, आपको प्रोविंशियल लेवल पे डायरकी दिखती, मतलब मिनिस्टर्स जो हुआ करते थे उनको उतनी इकोनॉमिकल राइट्स नहीं थी, उन्होंने बोला कि ये बेकार है। ठीक, और एक तरीके से विरोध होने लगा। 1927 में क्या होता है, एक साइमन कमीशन बना दिया जाता है। भारतीयों में और नाराजगी साइमन कमीशन को लेके, क्यों? क्योंकि इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हैं। साइमन कमीशन 1 मेंबर कमीशन नहीं था, इसमें 7 लोग थे, लेकिन इसमें किसी भी इंडियन को पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं दी। आप हमारे यहाँ के कानून बनाने जा रहे हैं, हमारे यहाँ रिफॉर्म कर रहे हैं, देश को चलाने के लिए कानून बन रहा है, उस कानून में इंडियंस का ही रिप्रेजेंटेशन नहीं, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध होने लगता। ठीक, और साइमन कमीशन का जब विरोध होता है तो ब्रिटिश प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस समय हुआ करता था लॉर्ड बर्कनहेड, और बर्कनहेड ने चैलेंज दे दिया इंडियंस को कि भैया, पहली बात तो लोग तुम लोगों को शासन में देते हैं तो तुमको वहां शासन नहीं करना है, वहां पे तुम बोल देते हो बजट नहीं है। दूसरी बात ये कि जब देखो तुम हमारे रिफॉर्म से सेटिस्फाइड नहीं होती हो, हम जो भी रिफॉर्म्स बताते हैं तुमको उसमें कुछ ना कुछ कमी लगती है, तो एक काम करो, खुद का कुछ ना कॉन्स्टिट्यूशनल जैसी चीजें ड्राफ्ट क्यों नहीं कर लेते हो? ठीक है, तो नेहरू जी या नेहरू कमेटी, मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के हेड थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके वाइस चेयरमैन थे, तो नेहरू कमेटी में दोनों ही बाप बेटे थे, इसलिए इसको नेहरू कमेटी बोला जाता है। नेहरू कमेटी ने कहा ठीक है, हम तैयार करते हैं, मसौदा तैयार करते हैं। ठीक, तो इस कमेटी ने क्या किया, इसमें मोतीलाल नेहरू देखिए आपको यहाँ पे हेड दिख रहे हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके चेयरमैन थे। ठीक, अभी हम लोग नेहरू कमेटी की रिकमेंडेशन को थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। नेहरू कमेटी ने बताया कि भाई यूनिवर्सल वोटिंग राइट होना चाहिए। ठीक, नेहरू कमेटी ने बोला कि भैया जो है प्रोविंसेस का जो डिवीजन है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो प्रोविंसेस है वो लिंग्विस्टिक बिहाफ पे। देखिए सीधी सी बात है कि दक्षिण भारतीयों के बीच में एक मुद्दा था लैंग्वेज। ठीक, मद्रास प्रोविंसेस जो आपको दिखाई देता है वो काफी बड़ा प्रोविंसेस है, और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें मद्रास प्रोविंसेस में, तो यहाँ बोलने वाले तमिल है, यहाँ के लोग बोलने वाले तेलुगु है, यहाँ के लोग बोलने वाले थोड़े से उड़िया है, इनके बीच में इनके बीच में कुछ दिक्कत चल रही है। तो हो क्या रहा है कि हम अपोजिशन में बैठ के बोलना बड़ा आसान है कि भैया ठीक है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो है हम प्रोविंशियल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लिंग्विस्टिक बिहाफ पे कर देंगे। और आप देखिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो नेहरू जी ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया कि भाषाई आधार पे या लिंग्विस्टिक बिहाफ पे कोई भी स्टेट नहीं बनना चाहिए। हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे। यहां तक सबको क्लियर? नेहरू कमेटी ने कुछ अच्छी रिकमेंडेशन दी, कुछ पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी, लेकिन जैसे ही नेहरू कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देती है तो जिन्ना जो है अपनी 14 डिमांड्स रख देते हैं। और नेहरू कमेटी में क्या होता है, इसमें जो है हिंदू महासभा के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं नेहरू कमेटी में। नेहरू कमेटी में सिख के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, लेबर रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होते, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ जो है जो कम्युनल डिस्टर्बेंस है, या आपने देखा सेपरेट इलेक्टोरल्स देखे तो अलग अलग कम्युनिटी आपने देख ली, तो हर एक का रिप्रेजेंटेटिव होता है। इवन यहाँ पे मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, और इनके बीच में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया होता है। लेकिन जैसे ही जिन्ना की 14 डिमांड्स आती हैं, वो क्या करती हैं कि इस डिस्टर्बेंस को, मतलब इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर देती हैं, और नेहरू कमेटी की बात जो है वैसे भी गवर्नमेंट नहीं मानने वाली। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? अच्छा, जिन्ना की बात करते हैं तो 1920 के बाद जिन्ना लंदन चले गए होते हैं, और अचानक से 14 डिमांड यहाँ लगते हैं आके। क्यों? पीरपुर के राजा को भेजा जाता है कि जाइए जिन्ना को मना के लाइए। जिन्ना जो है पॉलिटिकली बहुत डिएक्टिव हो गए। देखिए सीधी सी बात है, मोहम्मद अली जिन्ना लीग जो कि 1906 में बनी, उसमें बहुत सारा पैसा लगा है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने 1916 में लखनऊ पैक्ट किया। ठीक, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे होम रूल कांग्रेस होम रूल चलाई। सरोजिनी नायडू ने उनको हिंदू मुस्लिम एकता का अग्रदूत बोला। और गांधी इंडिया की पॉलिटिक्स में उनसे काफी जूनियर थे। चंपारण सत्याग्रह 1918 में होता है, आप लोग आगे जाके देखेंगे। तो गांधी जैसे लोगों को ये पूरी पावर मिल रही है, तो जिन्ना यहाँ से थोड़ा नाराज हो जाते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं। 1920 के बाद जिन्ना यहाँ पे जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे कम्युनल डिस्टर्बेंस फैलाते हैं, पॉलिटिकल कम्युनल डिस्टर्बेंस यहाँ पे जिन्ना फैलाएंगे। और 1942 के बाद जो है वो पूरा डिस्टर्बेंस जो हो जाएगा सेपरेटिस्ट मूवमेंट की ओर चला जाएगा, अलगाववाद की ओर चला जाएगा। और 1947 तक आते आते जो है
वो आतंक या दंगों की ओर चला जाएगा, राइट्स की ओर चला जाएगा, मैस्कर्स की ओर चला जाएगा। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? राइट्स की ओर जाएगा, मैस्कर तो नहीं, राइट्स की ओर जाएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? क्या ये क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ रही सभी बच्चों को? ठीक, कोई डाउट है कि या मैं खुद से खुद ही को पढ़ा ले रहा हूं? ज्यादा हैवी तो नहीं हो रहा? ठीक, हाँ। 13 अक्टूबर 1928 को, हाँ, साइमन कमीशन जो है लाहौर पहुंचता है और यहां से चला जाता है वापस। साइमन कमीशन अपनी कुछ रिकमेंडेशन देगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सोर्स ऑफ 1935 एक्ट। आपसे अगर पूछा जाए कि इनमें से 1935 एक्ट का सोर्सेस कौन है, तो उनमें से एक सोर्स साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन भी। ठीक, क्लियर है चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्ना की जो है 14 डिमांड्स है। देखिए 19 मार्च को 1929 को मुस्लिम लीग ने क्या किया, अपने 14 सूत्री मांगे रखी। 14 सूत्री मांगों में अगर ध्यान से देखिए, आजकल चर्चा में बहुत ज्यादा है प्रेजेंट में, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग से मिलता जुलता लग रहा है। तो क्या है क्या नहीं है, ये बेवकूफ लोग समझते हैं। है कि नहीं है ये आप डिसाइड करेंगे, ना कि जो है न्यूज़पेपर डिसाइड करेगा। आप देखिए आपके सामने 14 डिमांड्स रखी हैं, आप अपना खुद का विवेक लगाइए, इतिहास के जानकार बनिए। क्या लिखा हुआ है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिडुअल पावर एंड द प्रोविंसेस। ठीक, कि एक संविधान होना चाहिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रेसिडुअल पावर्स किसको है? प्रोविंसेस को मिलनी चाहिए। प्रोविंसेस ऑटोनॉमी, प्रांतों को बहुत ज्यादा पावर मिलनी चाहिए। क्यों? अगर प्रांतों को पावर मिलेगी तो प्रांत को मिला के, कुछ अलग अलग स्टेट्स को मिला के हम बाद में फ्यूचर में अपना एक अलग से नेशन नहीं बना लेंगे। ठीक, नो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट। संविधान में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है जब तक राज्य की सहमति न मिले। और आप देखिए हमारे यहाँ आर्टिकल 368 जो है वो तीन तरीके का, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक, पहला वाला बड़ा इजीली हो जाता है, सेकेंड वाला जो होता है हाफ मेजोरिटी से, टू थर्ड मेजोरिटी से होता है, और थर्ड कैटेगरी वाला जो है टू थर्ड मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट की परमिशन चाहिए, जैसे आपका जीएसटी। यहां तक सबको क्लियर? तो मुस्लिम लीग जो क्या कह रही है कि भैया किसी भी तरीके का अमेंडमेंट करना हो, आप क्या करेंगे, आप जो है स्टेट से परमिशन लेंगे। तो लीग की ये डिमांड जो है स्टेट को बहुत ज्यादा एम्पावर करने की बात कर रही है। और अगर आप 1935 के एक्ट जो आपको देखेंगे तो इसमें लीग की भी डिमांड को ब्रिटिश सेटिस्फाइड करते हुए हमको यहाँ पे दिखेंगे। ठीक, all the legislature and the elected bodies to have adequate Muslim representation without restricting Muslim majority in a province तो माइनॉरिटी और इक्वेलिटी, मतलब किसी भी तरीके का जो आप भी इलेक्टेड बॉडी बना रहे हैं उसमें मुस्लिम के लिए जो है अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। दूसरा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव जो है उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ठीक, और 1/3 मुस्लिम मेंबर्स वर सेंट्रल एंड द स्टेट कैबिनेट। 1/3 मेंबर जो है वो गवर्नमेंट में भी होना चाहिए, जैसे कि आपका लोकसभा की 1/3 सीटें जो है वो या संसद की 1/3 सीटें जो है मुस्लिम लीग को मिल जाए। इवन जो प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट है जिसमें मिनिस्टर्स हैं उसके भी 1/3 मुस्लिम मेंबर्स होना चाहिए। और अगर आप देखें कि पॉपुलेशन उस टाइम पीरियड में इतनी नहीं थी, मतलब आप मान के चलिए कि नियर अबाउट 25% पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो आप जो है जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे ज्यादा का रिप्रेजेंटेशन मान रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है हमेशा बनना चाहिए। नो बिल टू बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर if 3/4 of the minority community considered it against the its interest। मतलब कोई भी बिल पास नहीं माना जाएगा अगर 3/4 माइनॉरिटी कम्युनिटी, चाहे उसमें मुस्लिम्स हो, चाहे उसमें क्रिश्चियंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सिख हो, अगर 3/4 कम्युनिटी अगर उसको कंसीडर नहीं करिए तो भी आप इसको बिल पास नहीं कर सकते। देखिए कितनी सेपरेटिस्ट टाइप की उनकी डिमांड्स है। ठीक, क्या कह रहा है? एनी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेरिटरीज नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी, मतलब आप जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं वो मुस्लिम मेजोरिटी को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। आप अगर कोई नया राज्य बनाते हैं, जैसे मान लीजिए बंगाल है, आपने देखा था बंगाल था, बंगाल का डिवीजन हो गया, स्प्लिट ऑफ बंगाल हो गया 1907 में। और यहाँ पे आपने देखा कि मुस्लिम मेजोरिटी कहाँ थी? ईस्टर्न बंगाल में। वेस्टर्न बंगाल में क्या थी? मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी। ठीक, और इधर असम था, इधर बिहार एंड उड़ीसा था। तो आपने देखा जब इसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया फिर से, तो इसको एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो मतलब ये कि अगर आप कोई भी स्टेट अगर बनाते हैं तो स्टेट बनाते समय ध्यान देना चाहिए कि मुस्लिम आबादी डिवाइड हो। जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, एक स्टेट बन रहा है, इसमें 100 लोग हैं, हमने क्या किया कि एक ऐसा स्टेट बना दिया, इसमें क्या हो गया कि 30 यहां बचे, 40 यहां बचे, 30 और 40 कितना हो गया? 70, और यहाँ कितना बचा? 30। तो इस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 30 मुस्लिम है, इसमें 40 मुस्लिम है, 30 मुस्लिम है। तो ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 50-50 होना चाहिए। समझ में आया आपको? हर स्टेट में जो है मेजोरिटी बनी रहनी चाहिए, स्पेशली बंगाल
पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, वही पेशावर वाले एरिया, ये मुस्लिम लीग की डिमांड। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि सिंध जो है एक नया प्रांत बन जाएगा बॉम्बे से अलग होकर। ये देखिए पहले ये बॉम्बे ऐसे हुआ करता था, ये बॉम्बे हुआ करता था। ठीक है, अभी बच्चों क्लियर हो रहा है चीज। सिंध जो है मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया हुआ करता था, इसलिए सिंध को एक अलग स्टेट बनाने की बात कर रही है। ठीक, तो ये सब कुछ चीजें। अब नेहरू कमेटी की रिकमेंडेशन देखिए, डोमिनियन स्टेटस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की तरीके डोमिनियन स्टेटस दे दीजिए, हम आपके साथ कॉमनवेल्थ स्टेट की तरीके काम करते रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके फेवर में नहीं थे। ठीक, और ये लोग नेहरू कमेटी में सबसे यंगेस्ट लीडर हुआ करते थे। देखिए फंडामेंटल राइट्स, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी उन्होंने भारतीयों के लिए। मैन और वुमेन दोनों 21 साल के ऊपर के लोगों को जो है यूनिवर्सल वोटिंग राइट मिलना चाहिए। देखिए इक्वल राइट फॉर द मैन एंड द वुमेन सिटीजन, नो स्टेट रिलीजन, राज्य का कोई भी धर्म नहीं होना चाहिए। सेपरेट, नो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम, कोई भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा, प्रोविंसेस वेयर दे वर इन अ माइनॉरिटी नॉट इन बंगाल एंड पंजाब, सिमिलरली इट प्रोवाइडेड द रिजर्वेशन फॉर नॉन मुस्लिम्स इन एनडब्ल्यूएफपी। अगर ठीक है यहाँ पे मेजोरिटी आप रखते हैं तो जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए कुछ रिजर्व सीट रखिए। जैसे आपने 1909 में देखा कि भैया इंडिया में मुस्लिम्स जो है वो माइनॉरिटी में है, तो उनके लिए आपने सेपरेट इलेक्टोरल रख दिया। 1919 में भी आपने सेपरेट इलेक्टोरल रख दिया। अगर किसी प्रांत में मुस्लिम मेजोरिटी में है और वहां पे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी में, जैसे कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर की कुछ सीटें रिजर्व कर देनी चाहिए नॉन मुस्लिम्स के लिए। देखिए कांग्रेस यहाँ पे कितनी अच्छी डिमांड करते हुए दिख रही है आपको, इक्वलिटी की बात करती दिख रही है ना। अ फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेसिडुअल पावर विद द सेंट्रल, अवशिष्ट शक्तियां, वो शक्तियां जो राज्यों को नहीं दी जा सकती हैं वो केंद्र के पास ही रहनी चाहिए। तो बड़ी अच्छी अच्छी डिमांड है ना। ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाके डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो जिन्ना की 14 सूत्री मांगों ने काम बिगाड़ दिया। यहां तक क्लियर सभी को, किसी को कोई डाउट? अच्छा, क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक, 31 दिसंबर ऑफ 1929 में क्या होता है, देखिए भगत सिंह की फांसी का केस चल रहा होता है। ठीक, और भगत सिंह ऑलमोस्ट फांसी मिलने वाली होती है, सॉन्डर्स केस, मर्डर केस की फाइल भी खुल जाती है। असल में उन्होंने असेंबली में बॉम्ब फेंका होता है, उनके ऊपर वो केस चल रहा होता है। और बॉम्ब में क्या होता है, कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, कोई मर नहीं सकता, सुतली बम टाइप के बम हुआ करते थे। यहाँ पे भगत सिंह बच सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि सॉन्डर्स मर्डर केस, साइमन कमीशन का जब लाला लाजपत राय ने विरोध किया, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, आप लोगों ने देखा कि क्यों विरोध किया। तो लाला लाजपत राय की डेथ हो गई, तो भगत सिंह ने क्या किया कि सॉन्डर्स को मारा। तो सॉन्डर्स वाला केस यहाँ पे खुल गया, तो उससे क्या हो गया कि भाई भगत सिंह की फांसी की सजा कंप्लीट हो गई। आप देखिए कि यहाँ पे 1928 में जब आपका नेहरू कमेटी बनती है, वो डोमिनियन स्टेटस की बात करी। सभी लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये डोमिनियन स्टेटस? बाकी सबके साथ स्क्रीन शेयर है बेटा? फिर आपके साथ कोई टेक्निकल इशू है? ठीक, कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लीजिएगा, अभी आप ध्यान से सुनने की कोशिश करें। ठीक, तो जब भगत सिंह के केस के बाद क्या होता है, देखिए आपने 1928 में डोमिनियन स्टेटस दे दिया था। डोमिनियन स्टेटस ये कि भैया हाँ, कि डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं 1928 में, ठीक है, हमको डोमिनियन स्टेटस दे दिए। भगत सिंह ने क्या बोला, असेंबली में बॉम्ब फेंकते समय भगत सिंह ने बोला, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन, टोटल इंडिपेंडेंस, क्रांति जिंदा रहे और पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड यहाँ पे भगत सिंह को जब फांसी मिलने लगी, तो भगत सिंह एक बहुत बड़े लीडर बन के आए, यूथ उनके साथ जुड़ रहा था, इसलिए पूर्ण स्वराज की बात को एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद लाहौर कांग्रेस ने जो है इसका प्रोविजन पास कर दिया। नेहरू जी इस टाइम पीरियड में इसके क्या बनते, प्रेसिडेंट बनते। देखिए यहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ। आई होप आपको 1929 का लाहौर कांग्रेस का भी एक आइडिया मिल गया होगा। यहां तक सबको क्लियर? जो भी बच्चे जो है बीए फर्स्ट ईयर में जब फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, उनके लिए पूरी हिस्ट्री काम आने वाली। ठीक, इन फ्यूचर आपके जो जूनियर्स हो, तो जो सेकंड ईयर के बच्चे हो, जो नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर जाएंगे, उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। 1930 से 1934 में गांधी जी एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चालू कर देते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर? क्यों? असल में होता क्या है कि 1929 में जब भगत सिंह की फांसी होती है, तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। ये देखिए 1931 में, ठीक होता, ये थोड़ा मैंने आपको पहले बता दिया, पहले हमको 1931 का गांधी इरविन पैक्ट देखना चाहिए। ठीक, यहाँ पे क्या है कि गांधी इरविन पैक्ट जो है, इसमें साइमन कमीशन ने अपनी एक रिकमेंडेशन दी कि भैया ऐसा है कि इंडिया में 3 तरीके के लोग है ना। एक जो है मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि मुस्लिम्स की बात करते हैं। ठीक,
दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है जो कि डिप्रेस्ड क्लास की बात करते हैं, तीसरा गांधी जी है। ठीक, तीनों लोगों को लंदन आना चाहिए और यहाँ पे बैठ के जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक गोल मेज के चारों ओर सबको बैठाया जाएगा, इनसे चर्चा की जाएगी और भारत की भावी प्रणाली के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक, गांधी जी नहीं जा रहे होते, यहाँ पे गांधी जी इरविन से मिलते। ठीक, होता यह है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वो पहले चालू हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा 1930 में चालू हो जाता है। देखिए 1930 से 1934 तक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलता है। ठीक, तो सिविल डिसोबीडियंस में गांधी जी, सिविल डिसोबीडियंस के पहले क्या करते हैं, गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं, 11 डिमांड्स यहाँ पे रखते हैं गांधी जी। ठीक, 1931 में गांधी जी अपनी जो है 1930 तक आते आते गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं, 11 सूत्री मांगे। क्यों? देखिए 1928 में जो नेहरू कमेटी ने रिपोर्ट दी उसके बाद जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे आती हैं, ये भारत में जो एकता बनी थी उसको खत्म कर देता है। अब गांधी जी क्या करते हैं, 11 डिमांड्स रखते हैं और 11 डिमांड्स में गांधी जी इकोनॉमिकल चर्चा करते हैं। गांधी जी मॉडरेट्स वाली पॉलिसी पे चले जाते हैं, उदारवादियों की नीति पे चले जाते हैं। मॉडरेट्स क्या कहते थे, भैया देखो ऐसा है, धार्मिक बातों की चर्चा हम नहीं करेंगे, 2/3 मेजोरिटी से अगर रिलीजियस बातें करनी होंगी तो ठीक है, अदरवाइज हम बात ही नहीं करेंगे, हम इंडियंस के इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बातें करेंगे। गांधी जी ने यहाँ पे 1930 में जो 11 डिमांड्स रखी उसमें इकोनॉमिकल राइट्स की बात करी कि भैया जो आपका पोर्ट्स है उसमें भी कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए इंडियंस को, पोर्ट्स जहां पे शिप्स जाते हैं लंदन तक ट्रेड करने के लिए, तो इकोनॉमिकल राइट्स की बात करी, नमक सत्याग्रह की बात करी, दांडी मार्च चालू कर दिया गांधी जी ने। तो यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या शांतिपूर्ण तरीके से जो है इसको बोलते हैं सत्याग्रह बोलते हैं, सविनय अवज्ञा बोलते हैं हिंदी में। सिविल डिसोबीडियंस को बोलते हैं क्या, सविनय अवज्ञा। सविनय, सविनय मतलब विनय के साथ हम क्या करेंगे, अवज्ञा करेंगे। अवज्ञा मतलब आपकी बात नहीं मानेंगे। ठीक, हम किसी भी कानून का पालन नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। यहीं पे दांडी मार्च होता है, एक भरसाना सत्याग्रह होता है, आपको पता है लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, एक आदमी जाता है खड़ा हो जाता है। खैर वो मॉडर्न हिस्ट्री में लोग देखेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है 1930 में चालू होता है, 1934 में खत्म होता है और इस बीच 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 में 3-3 बार वो खत्म होता है। तो गांधी जी के ऊपर जो है गांधी जी की बातें जो इरविन इस टाइम पीरियड में वॉइस राय हुआ करते थे, जब 11 डिमांड्स आती तो इरविन ने बातें नहीं सुनी, लेकिन ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है लगातार एक प्रेशर बना रहा था इरविन के ऊपर, और इरविन को जो है साइमन कमीशन की रिकमेंडेशन भी थी कि इन तीनों को बुलाइए। किसको, मोहम्मद अली जिन्ना को, अंबेडकर को, गांधी को। तो जिन्ना और अंबेडकर जो है, अंबेडकर जो है लंदन में 3 बार आरटीसी होती है, फर्स्ट आरटीसी, सेकेंड आरटीसी एंड थर्ड आरटीसी। अंबेडकर तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, गांधी जी जो है वो दूसरी में पार्टिसिपेट करते हैं और जिन्हा जो है वो दूसरी और तीसरी दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, तो आरटीसी में आने का प्रेशर बनाना है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे गांधी जी भी इस तरीके जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रहे हैं वो भी इरविन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो गांधी जी इरविन से मिलते हैं, यहाँ पे गांधी जी चर्चा करते हैं कि भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगर किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया है ब्रिटिशर्स ने, उसको छोड़ दें अगर उसने टैक्स नहीं दिया है। इरविन ने कहा ठीक है, जिसने टैक्स नहीं दिया उसकी लैंड को छोड़ देंगे, लेकिन एक शर्त है, उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने कब्जा ना कर लिया या मतलब बेच ना दिया। ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी लैंड पे कब्जा करे टैक्स ना देने पे, उसको बेचे ना, बेच देगी। अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ी है तो उसकी जॉब को जो है फिर से बहाल कर दिया जाए। गांधी जी ने बोला, उन्होंने कहा नहीं, हाँ कर देंगे, गवर्नमेंट जॉब वापस कर देंगे, लेकिन अगर जो है गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी हमने फुल ना कर ली। गांधी जी ने बोला जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है, जो राजनीतिक कैदी हैं, उनको रिहा कर दीजिए। उनका हाँ ठीक है, राजनीतिक कैदियों को या पॉलिटिकल बिजनेस को हम रिहा कर देंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर जो है कोई भी क्रिमिनल केस ना लगा। तो ब्रिटिश टाइम पीरियड में सब चीजें बड़ी आसान थी। ठीक, तो वायसराय के कहने पे जो है गांधी जी तैयार हो जाते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे जाने के लिए, और यहीं पे भगत सिंह की फांसी को लेकर भी चर्चा होती है। बड़ा आरोप लगता है उनके ऊपर, गांधी जी ने लिखित डिमांड नहीं मांगी थी इरविन से, चलते चलते बोल दिया था। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। यहां तक मैं मान के चलता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो रहा हूं। आई होप सभी को एक चीज क्लियर हो रही। ठीक, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस देखिए चालू होती 12 नवंबर 1930 से लेके और 19 जनवरी 1931 तक। ठीक, 19 ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी नहीं है, वहां पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, सरोजिनी नायडू वगैरह होती है। ठीक, मेजोरिटी ऑफ द लीडर्स जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के वहां पे नहीं पहुंच पाते, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। गांधी जी भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बिजी होते हैं, तो 1931 की बात है, गांधी जी नहीं आते। ठीक, अब अगर गांधी जी बाद में जाते हैं, देखिए गांधी जी कब जाते हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। ठीक है, जाने को तैयार हो जाते हैं इरविन पैक्ट में और फिर वहां पे जाते हैं।
गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया कि गांधी इरविन पैक्ट हो जाता है अंडर द एग्रीमेंट ऑफ हैड एग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। किस पॉइंट्स पे? देखिए, ऑल प्रिजनर्स वर नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंट एक्ट, ठीक, टू विड्रॉ और स्पेशल ऑर्डिनेंस इशूड द प्रेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वही सब चीजें लिखी गांधी इरविन के बीच की सारी चर्चा यहाँ पे लिखी हुई है, कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में एक एक पॉइंट पे चर्चा करते चले, ठीक। मैं मान के चलता हूं कि आपको एक ब्रीफ आइडिया अभी तक का मिल गया होगा 1931 का। क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके, देखिए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी जाते हैं और होता क्या है, देखिए आपको याद होगा कि गांधी जी क्या थे, नो चेंजर वाले थे ना। क्या मॉन्टफोर्ट्स रिफॉर्म जो 1919 में हुए हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया है, उसमें हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो तो जा नहीं रहे, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो जा रहे हैं, गांधी जी जा रहे हैं। गांधी जी के पास क्या पीछे ये डेटा है बताने के लिए कि भैया इतने सारे लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया था और ये सब जो है हमको मानते हैं, हम भारत की 2/3 मेजोरिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कोई डेटा नहीं था गांधी जी के पास बताने, ठीक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ठीक है, आप आजाद भारत की या मतलब भारत की भावी नीति बनाने जा रहे हैं, लेकिन इसमें डिप्रेस्ड क्लास के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं हो रही है, ऐसे नीतियों का क्या मतलब है? और वो तो गांधी जी भी कहते थे कि आजादी के बाद के भारत का मतलब क्या है, कि अगर घोड़ा और गधा जो है तालाब में लौट सकता है, लेकिन एक दलित या एक शूद्र पानी नहीं पी सकता। शूद्र जैसे वर्ड या दलित जैसे वर्ड बोलना ही गलत है, गांधी जी ने हरिजन वर्ड का प्रयोग किया आगे जाके। तो आखिर ऐसी नीतियों का मतलब क्या है कि जहां पे टोटल पॉपुलेशन के बारे में कुछ सोचा ही ना जाए? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहां अलग बात कर रहे थे, जेन्युइन बात थी। जिन्ना आपको पता है कि 1/3 सीटों की डिमांड 14 सूत्री मांगों में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिन्ना की डिमांड अपनी अलग ही चल रही थी। तो आरटीसी में क्या हुआ कि भारत के बीच में भारतीय तीन तरीके का जो ग्रुप है उसके बीच में डिस्प्यूट दिख रहा है, ठीक। एक थिंकर है, मुझे लंदन का याद नहीं आ रहा, उसने बोला कि यहाँ पे भारतीय तो मौजूद है लेकिन भारत माता मौजूद नहीं। मतलब एक वो थीम, एक वो चीज जो इंडियंस को आपस में यूनाइट करती है, वो यहाँ पे चीज, इनके बीच में यूनिटी नहीं है। तो क्या हुआ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पता चल गया कि भाई लड़ाई झगड़ा इन सबके बीच में बहुत ज्यादा है, इसका यूज किया जा सकता है। उसी को यूज किया गया 1935 के एक्ट में। देखिए क्या क्या गया कि 1935 के एक्ट के सोर्सेस क्या है, देखिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की चर्चा, दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे, है ना, कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या चर्चा हुई, साइमन कमीशन की रिपोर्ट क्या आई। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या था, गांधी जी थे नहीं, जिन्ना और अंबेडकर थे वहां पे, ठीक। व्हाइट पेपर क्या है, व्हाइट पेपर बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं श्वेत पत्र, और मतलब हिंदी में मैंने बोल दिया, आई एम सॉरी, ठीक है। व्हाइट पेपर का मतलब ये है कि भैया आपका फर्स्ट आरटीसी, सेकेंड आरटीसी और थर्ड आरटीसी, इसको मिला के कॉमन कंक्लूजन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और ब्रिटिश कैबिनेट और पार्लियामेंट ने जारी किया। ये व्हाइट पेपर इसको बोला जाता है। इसमें फर्स्ट और सेकेंड की भी बातों को ध्यान देखा गया, थर्ड की भी बातों को लिया गया। तो ये व्हाइट पेपर भी सोर्स है किसका, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का एक प्राइमरी सोर्स है, ठीक। और ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, आपको याद है कि हर बार चाहे 1773 से एक्ट आप देखते चले आ रहे हैं, 1784 का आप देखते चले आ रहे हैं, सीक्रेट कमेटी हुआ करती थी, सेलेक्ट कमेटी हुआ करती थी, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की कमेटीज हुआ करती है। कई सारे एमपीज को मिला के कमेटीज बनती हैं। आप लोग जो है भारतीय संविधान को जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप लोग जो है आकलन प्राकलन कमेटी, बहुत सारी कमेटीज देखेंगे। तो उसी तरीके से एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी है, उसकी रिपोर्ट भी इस पे आती है, क्योंकि भाई कॉलोनी है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉलोनी है, तो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी तो अपनी रिपोर्ट देगी ना। क्या यहां तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट? ठीक, यहीं पे लिखा हुआ थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ पे डिस्कस किया गया सारी चीजें, व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है व्हाइट टेबल में, देखिए क्या क्या, व्हाइट पेपर पब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ 1 2 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कंपोजिशन है वो आपका व्हाइट पेपर है। ओके, ये चीज क्लियर होगी सभी को? तो हम लोग जो है टोटली 1935 के तक आ चुके हैं। अब हम जब इसके की प्रोविजंस को देखेंगे तो हम देखेंगे कि भैया जो कांग्रेस ने डिमांड करी, क्या कांग्रेस ने डिमांड करी, कांग्रेस ने डिमांड एक बहुत करी थी, यूनिवर्सल वोटिंग राइट की थी, फंडामेंटल राइट्स की थी, साथ ही साथ इकोनॉमिकल राइट्स की बात की थी, ठीक है। और 1931 में जो कांग्रेस होती है जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, और शायद ये लाहौर में होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं यार, आप लोग देख लीजिएगा। यहां पे कांग्रेस जो है
जैसे देखिए 1928 में कांग्रेस ने डिमांड करी कि इसकी मेजरली फंडामेंटल राइट्स की थी, वोटिंग राइट भी राइट हुआ करता है, ठीक, और कुछ फंडामेंटल राइट्स, वुमेन को भी राइट मिलने चाहिए, मेल को भी राइट मिलने चाहिए, अभी आप लोगों ने देखा। 1931 में इन्होंने डिमांड करी है, वो डिमांड देखने सुनने में डीपीएसपी लगती है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू द स्टेट पॉलिसी, मतलब संविधान या जो एक्ट है वो क्या करे, स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्ट कर दे कि भैया तुमको ये करना होगा भारत के नागरिकों के लिए या राज्य के नागरिकों के लिए। डीपीएसपी जैसी डिमांड है, और डीपीएसपी में ज्यादातर इकोनॉमिकल चीजों की चर्चा होगी। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हुए चैप्टर 4 पे जाएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां हम लोग डीपीएसपी को भी देखेंगे, ठीक। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको? यहां तक पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्लियर हो गया? तो आप देखेंगे 1935 में आपको कुछ डीपीएसपी की भी डिमांड एक्सेप्ट होती दिखाई देंगी, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड एक्सेप्ट होती नहीं दिखाई देगी, लेकिन हाँ जिन्ना की जो 14 डिमांड्स है उनको भी 1935 के एक्ट में एक्सेप्ट किया जाएगा। हर वर्ग की बातों को रखा जाएगा ताकि सभी लोग सेटिस्फाइड हों, और जब अगर सभी लोगों की बातों को रखा जाएगा तो भारतीयों के बीच में डिस्प्यूट और बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने यही तो किया था। क्या ये चीज सभी को क्लियर? ठीक, अच्छा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या एक रिकमेंडेशन और दी गई, इसको हम लोग बोलते हैं रैमजे मैकडोनल अवार्ड। निम्नलिखितों इस टाइम पीरियड में जो है भारत के वायसराय होते जब 1935 का एक्ट आता है। इसी को कम्युनल अवार्ड भी बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भैया जो शेड्यूल कास्ट के हैं, जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम दे देना चाहिए। और इस बात को 1935 के एक्ट में एक्सेप्ट भी किया गया। हालांकि इसके अगेंस्ट जो है 1935 के आस-पास जो है एक पुणे पैक्ट होता है। इस पुणे पैक्ट में डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी पुणे की यरवदा जेल में बैठ के मिलते हैं राजगोपालाचारी की हेल्प से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गांधी जी समझा ले जाते हैं। गांधी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इंडियन सोसाइटी को डिवाइड करने वालों में से नहीं थे, है ना, पेरियार की तरीके उनका ओपिनियन नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलते हैं ठीक है, गांधी जी बोलते हैं देखिए ऐसा है, एक काम करते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जो है डिप्रेस्ड क्लास के लिए रिजर्व सीट अगर 30 थी तो इसको बढ़ा के 50 कर देते हैं, ठीक। 30 में सिर्फ जो है डिप्रेस्ड क्लास के लोग वोट देते, ऐसा थॉट किसका था? 1935 के का। लेकिन हम आपको 50 सीटों की डिमांड करते हैं जिसमें सभी लोग वोट दें, चाहे उसमें हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग वोट दें, कोई सेपरेट इलेक्टोरल नहीं, मतलब कुल मिला के जनरल इलेक्टोरेट में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन सीट ज्यादा। तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में एक सहमति बन जाती है, ठीक। ये चीज क्लियर होगी आपको, ठीक। मतलब इन्होंने जो डिवाइड करने की कोशिश की है वो कम से कम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में तो डिवाइडेशन नहीं हुआ। और इसी के बाद गांधी जी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित होते हैं। गांधी जी उनसे बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा आपका टाइम लूंगा, गांधी जी उनसे बोलते हैं कि आपका नाम तो अंबेडकर, आप कैसे बातें करते हैं, इतना थोड़ी होता है शूद्रों के साथ ऐसा और वैसा। बोलते हैं कि आप मेरे नाम से भ्रमित मत होइए, अंबेडकर टाइटल मेरे टीचर का दिया हुआ है। महाराष्ट्र में जैसे अंबेडकर, गावस्कर, तेंदुलकर, ये सब जितने भी लास्ट में कर लगाते हैं ब्राह्मण हुआ करते हैं। गांधी जी उनको ब्राह्मण समझ रहे थे। गांधी जी खुद भी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, एक तरीके से जनरल क्लास के हुआ करते थे, तो उनको लगता नहीं यार इतना नहीं होता है, कैसी बातें कर रहे हो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते जी नहीं, मेरा नाम भीमराव रामोजी सतपाल है और मेरे पिताजी ब्रिटिश महार रेजिमेंट में एक अच्छे सूबेदार की पोस्ट पे थे, उसके बावजूद भी मुझे हर उन चीजों का सामना करना पड़ा जिसको भारत के डिप्रेस क्लास के लोगों ने सामना किया। गांधी जी के ऊपर इसका बहुत प्रभाव पड़ा। गांधी जी जो है इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना चालू कर दिया। गांधी जी ने अपना नया न्यूज़पेपर चालू किया। इसके पहले गांधी जी का न्यूज़पेपर हुआ करता था न्यू इंडिया, और अब गांधी जी का न्यूज़पेपर चालू हो गया हरिजन। आज के बाद मतलब आप याद रखिएगा कि गांधी जी की 1932 के बाद गांधी जी का जितने भी स्टेटमेंट आए वो हरिजन न्यूज़पेपर में है, ठीक। यहां तक सबको क्लियर? किसी को कोई डाउट? आई होप सभी को जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझ में आ गया हो, ठीक है। मैं आपका एक सेकंड लूंगा।